हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपका इतिहास का 3 किताब है। मैं फर्स्ट किताब के फर्स्ट चैप्टर की आज बात करूंगा। आज उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, तो उतने में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और आपको जो भी आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हैं? मुहरें मीन्स क्या होता है? स्टैम्प, जो गोल होता है और जिसमें स्याही में डुबाकर किसी भी पेज पर ठप्पा दिया जाता है, उसी को हम मुहर बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें होती हैं किस चीज़ की बनी होती थी? ऑप्शन नंबर ए है लोहे की, ऑप्शन नंबर बी है तांबे की, ऑप्शन नंबर सी है कांसे की, या ऑप्शन नंबर डी है सेल खड़ी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें होती थी वो सेल खड़ी से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में, या ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। याद रखिएगा, बनावली नामक जगह कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल नामक जो स्थान है वो गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, लोथल नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में स्थित है। लोथल नामक स्थान गुजरात में स्थित है और वह किस नदी के किनारे है? लोथल, तो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, लोथल नामक स्थान भोगवा नदी के किनारे है और लोथल नामक स्थान गुजरात राज्य में स्थित है। दो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। लोथल से संबंधित 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जो भी निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, या चांदी का, लोहा का, या तांबा का? इन चारों में से किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी का। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के जितने भी निवासी थे उनको चांदी नामक धातु का ज्ञान था ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य युग, या ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किसकी सभ्यता है? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा की जो संस्कृति थी, हड़प्पा की जो कल्चर थी, वह किस चीज़ पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए है व्यापार पर, ऑप्शन नंबर बी है कृषि पर, ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन पर, या ऑप्शन नंबर डी है शिकार पर। तो याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति जो है व्यापार पर आधारित थी। यानी हड़प्पा संस्कृति के जितने भी लोग थे
वह अधिकतर व्यापार पर आधारित थे। व्यापार पर यानी बिजनेस करते थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वह किसकी उपासना यानी किसको पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए है, विष्णु की पूजा करते थे, या वरुण देव की पूजा करते थे, या मातृदेव की पूजा करते थे, या इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृदेवी की। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वह मातृदेवी की पूजा किया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ग्रामीण सभ्यता है, या एक शहरी सभ्यता है, या भोजन संग्राहक सभ्यता है, या कबीलाई सभ्यता है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है एक शहरी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ज़्यादा बिजनेस यानी ज़्यादा व्यापार कहाँ होता है, तो शहरों में। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी सभ्यता का स्वरूप है, और वह किस चीज़ पर आधारित है, तो यह व्यापार पर आधारित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। हम जितने भी अब तक क्वेश्चन किए हैं, 9वां क्वेश्चन, सभी हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो ये भी वही क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, आपको पता है कि एक शहरी सभ्यता है, तो सबसे बड़ा नगर कौन है इसमें, हड़प्पा है, या मोहनजोदाड़ो है, या कलिबंगा है, या ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। और इस पर एक फिल्म भी बनी है, मूवी, जो एक ऋतिक रोशन का है। तो मोहनजोदाड़ो देख सकते हैं, उसमें दिखाया गया है कि मोहनजोदाड़ो के लोग थे वह व्यापार पर ही आधारित थे। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की। ये भी VVI कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है, एलेक्जेंडर ने, ऑप्शन नंबर बी है, दयाराम साहनी ने, या ऑप्शन नंबर डी है, कर्नल वक्स ने, या ऑप्शन नंबर डी है, मैक्स मुलर ने। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो किया था दयाराम साहनी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, या ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, या रावी नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। याद हो गया यहाँ से आपको कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी,
यानी लोग उनको कैसे पहचानते थे या किसके आधार पर उनकी गिनती होती थी। ऑप्शन नंबर ए है नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार। ऑप्शन नंबर सी है कला या ऑप्शन नंबर डी है पशुपालन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। याद रखिएगा आपको मैंने पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी सभ्यता का स्वरूप है। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो नगर योजना व वास्तुकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन यानी कानून, जितने भी पुलिस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर जितने भी अभी के समय में होते हैं, तो उस समय में जो प्रशासन था कैसा प्रशासन था। ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मीन्स एक राजा होता था और उसके जितने भी सिपाही होते थे वो प्रशासन थे, तो उसी को बोलते हैं राजतंत्रात्मक। या लोकतंत्रात्मक यानी जैसे अभी है लोकतंत्र, यानी प्रशासन लोकतंत्र है। या ऑप्शन नंबर डी है नगर पालिका या ऑप्शन नंबर डी है गणतंत्रात्मक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कौन था, तो नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन कब डिफॉल्ट हो गया, यानी कब उसका पतन हो गया, यानी कब वो नहीं रहा, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी आक्रमण के कारण या प्राकृतिक कारण मीन्स बाढ़ भूकंप या जितने भी होते हैं प्राकृतिक कारण। या ऑप्शन नंबर सी है मानवीय कारण या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन तब हुआ जब उस पर विदेशी आक्रमण हो गया, उसके बाद उस पर प्राकृतिक आपदा भी आ गई और मानवीय कारण से भी वह यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये तीनों कारण थे। याद रखिएगा ये 2 नंबर में भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के 3 पतन के कारण बताइए। तो आप क्या बताइएगा, तो ये बता दीजिएगा विदेशी आक्रमण के कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो कहाँ दिखता है, बलूचिस्तान में या मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा में या आलमगीरपुर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में। याद रखिएगा वह कहाँ स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो हड़प्पा में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता जब हुआ और उसको जब खोदा गया तभी तो पता चला कि क्या क्या थी चीज़ें। तो उत्खनन जब हुआ तो किस स्थल का यानी किस जगह का सबसे पहले खोदना शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा को, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदाड़ो को, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा को या ऑप्शन नंबर डी है लोथल को। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का जो है उत्खनन हुआ था। तो आपको याद रखना है
सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी गोदीबाड़ा, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल से, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी से, या ऑप्शन नंबर डी है वड़माली से। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल से। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ी का प्रमाण लोथल से मिलता है। याद रखना है आपको, सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? यानी जब उत्खनन शुरू हुआ तो किस सिंधु घाटी के स्थल से सूती कपड़े, यानी उस समय में भी सूती कपड़े बनाए जाते हैं, इसका सबूत किस जगह से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी है रंगपुर से, या ऑप्शन नंबर सी है सूत कांजेडोर से, या ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदाड़ो से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको भी आप VVI कर सकते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी है RD बनर्जी ने, या ऑप्शन नंबर डी है RS बिष्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RD बनर्जी। इसी का फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने शुरू किया था? तो RD बनर्जी ने शुरू किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो वो किया था दयाराम साहनी ने। याद रखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन इसी दोनों में होता है। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी के किनारे, या ऑप्शन नंबर डी है चेनाब नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदाड़ो क्या है? तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो था। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का एक शब्द है? मोहनजोदाड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है? ये भी VVI कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू, या ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो एक मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है।
लोथल नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के तट पर है? तो मैंने आपको ये भी बताया था, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है कैसे किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। साहित्य मतलब कि वहाँ जो कल्चर है, संस्कृति कैसी थी, वहाँ के लोग व्यापार करते थे या कृषि करते थे, वो हो गया साहित्यिक स्रोत के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। जैसे भारत में आपको पता है फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, यानी बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे और अलग अलग विवरण भी दिए थे। जैसे मैक्स मुलर ने भी कहा था कि भारत एक ऐसा जगह है जो कि विश्व में भारत जैसा कहीं स्थान नहीं है। यानी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया था। जैसे खोदा गया और अंदर से निकला क्या? अंदर से निकला कि हिंदी में कुछ वर्ड लिखे हैं, तो इसके आधार पर माना गया कि वहाँ के जो लोग थे वह हिंदी भी जानते थे। या वहाँ के जो जैसे खोदा गया और वहाँ से एक शिला निकला, पत्थर निकला और उस पर नक्काशी किया हुआ था, तो यहाँ से ये भी दिखता है यहाँ उनको नक्काशी पसंद था। यानी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो ये अपने आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का निर्माण इन तीनों को मिलाकर किया गया है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी किया गया है, विदेशी यात्री क्या विवरण दिए थे इसके आधार पर भी किया गया है, और पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसको भी आप लिख लीजिएगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो याद रखिएगा कालीबंगा नामक स्थान जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और लोथल कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको यही बताया था, लोथल स्थित है गुजरात में। यहाँ से मैं आपको 3 याद करा देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था और आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बनावली, ये भी मैंने आपको बताया था। बनावली कहाँ स्थित है? तो ये है हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। याद रखिएगा लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। यहाँ से आप 3 देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यानी गंदा पानी, जैसे इस समय हम लोग नाले के लिए व्यवस्था करते हैं, अलग अलग यहाँ से बना के नाला, घर से जितना भी गंदा पानी निकलता है उसको एक बड़े नाले से जोड़कर किसी नहर में या कहीं भी हम प्रवाहित कर देते हैं। तो उसी तरह उन लोग भी, यानी किस सभ्यता के जो लोग हैं वो भी हमारे जैसा ही किया करते थे, यानी गंदे पानी के लिए निकासी के लिए एक बढ़िया व्यवस्था बनाए थे। किस सभ्यता के लोग? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु सभ्यता के लोग, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र सभ्यता के लोग, या रोमन सभ्यता के लोग, या चीनी सभ्यता के लोग। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी है सतलज नदी के किनारे, या ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। याद रखिएगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया था, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और सरस्वती नदी के तट पर है। और ये भी मैं आपको रिवीजन करवा दूं, लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह में क्या होता है? सीपोर्ट, जहाँ पे बड़ी बड़ी पानी की जो जहाज़ें हैं वहाँ पर रुकती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और वहीं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी यानी जितने भी जो डांसर होती हैं, जो भी पहले के क्लासिकल म्यूजिक पे जो डांस करती थी, वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, या कोट दीजी से, या राखीगढ़ी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से देखने को मिलती है? तो मोहनजोदाड़ो से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता जो है किस देश से वह व्यापार नहीं करता था? ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया से, ऑप्शन नंबर बी है ईरान से, या ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान से, या ऑप्शन नंबर डी है चाइना से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाइना, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि जो चाइना का जो माल है इस पर कोई भरोसा नहीं रखा जाता है, इसीलिए। और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो समझदार थे, इसीलिए उन्होंने चाइना से कोई माल नहीं खरीदा था, नहीं तो वह पैसा भी लेते हैं और इसका कोई गारंटी भी नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी चाइना। ये काफ़ी आपको याद करने में आपको सहायता है कि किस देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो जो खड़ूस हो और इसका माल पर कोई भरोसा ना हो, यानी कौन है? तो चाइना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, या गणेश। तो याद रखिएगा, सिंधुवासी के जो प्रमुख देवता थे वो थे कौन? पशुपति महादेव। यानी सिंधुवासी के जो लोग थे वो पशुपति महादेव को पूजा करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी वीवीआई और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला? मृतकों का टीला मीन्स जहाँ डेड बॉडी बहुत सारा हो, यानी मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था, कौन सा नगर था जो मृतकों का टीला कहा जाता है या मृतकों का टीला जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है
चन्होदारो, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदाड़ो, या ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। आपको भी पता होगा मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो। और याद करने का ट्रिक क्या है, मृतकों एंड शुरू कहाँ से हो रहा है, तो म से, तो यह भी म से शुरू होगा, यानी कौन सा, मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहां उसको हम सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, या ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो याद रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऐसा स्थल जो सिंध का बाग से जाना जाता था वह हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो ही ऐसा स्थल है जिसको हम सिंध का बाग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर ए है मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पितृसत्तात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मातृसत्तात्मक मीन्स क्या होता है कि माता को ज़्यादा मानने वाला, कोई भी पुत्र होता है जो अपनी माता को ज़्यादा मानता है, तो वह ऐसा समाज था जो अपनी माता को ज़्यादा मानता था, या अपने पिता को ज़्यादा मानता था, या दोनों को ज़्यादा मानता था, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृसत्तात्मक। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में समाज का रूप मातृसत्तात्मक था। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किसको पूजा करते थे, तो पूजा करते थे, आप याद हो तो मातृ देवी को। वह किसको पूजा करते थे, मातृ देवी को। इसका मतलब मातृसत्तात्मक। याद करने का ट्रिक यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता है। सिंधु सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ऑप्शन नंबर डी है क्रीट की सभ्यता। तो जहाँ नहीं आ गया, याद रखना है, जहाँ नहीं आ गया, नहीं किया जाता था, व्यापार नहीं किया जाता था, तो वहाँ चाइना वालों को मानना है, चाइना। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका, चाइना। चीन की सभ्यता, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। यानी जिस भी आप बिल्डिंग में रहते हैं तो देखिएगा वो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, या कोई गोलाकार होता है, जैसे गोल घर गोलाकार है। तो वैसे ही सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किसके आकार का था। ऑप्शन नंबर ए है आयताकार था, ऑप्शन नंबर बी है वर्गाकार था, ऑप्शन नंबर सी है वृत्ताकार था, या ऑप्शन नंबर डी है वह त्रिभुजाकार था। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यानी उसको मिट्टी में ढक दी। जब कोई भी आदमी मर जाता है तो उसे
मिट्टी में ढक दिया जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, दफनाया गया। तो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल में, सुत कोतरा में, या रोपण में, या ऑप्शन नंबर डी है बनवाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण में। याद रख लीजिएगा, रोपण एक ऐसा स्थल था जहां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर, विशाल स्नानागार यानी जहाँ लोग स्नान करते हैं, यानी विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा शहर था जहाँ बहुत बड़ा स्नान घर था, यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल था जहाँ लोग स्नान किया करते थे? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदाड़ो, या ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे। तो याद रख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ थे? तो मोहनजोदाड़ो में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदाड़ो चहुंदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लोथल कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। जो मैं वीवीआई क्वेश्चन बोलता हूँ आप उसको वीवीआई करके अपने कॉपी में नोट किया करें। 40-45 क्वेश्चन को आप नोट किया करें ताकि आप जब भी मन में आए तो आप उसे देख सकते हैं एक बार। जो भी वीवीआई है तो एग्ज़ाम के टाइम में उसको यदि आप कीजिएगा तो अधिक चांसेस रहते हैं कि वो एग्ज़ाम में आए। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये आपको याद होगा कि मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था या उत्खनन किसने शुरू करवाई थी? तो राखल दास बनर्जी ने। तो किस ईस्वी में, यानी किस वर्ष उसको अवशेष मिले या किस वर्ष उन्होंने उत्खनन शुरू कराया? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1923 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के अवशेष उनको मिले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी जब खुदाई किया गया तो कहाँ देखा गया कि वहाँ जो खेत हैं, यानी जो हम भी यहाँ पे खेत हैं तो वहाँ पहले ज़माने में भी खेत ही होते होंगे। तो यानी हल से जूते खेत, यानी खेत जो थे वो हल से जूते थे, वह कहाँ देखने को मिला, किस स्थान पर देखने को मिला? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी है रंगपुर में, लोथल में, या रोपण में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में। तो याद रखना है आपको, हल से जूते खेत कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कालीबंगा में हल से जूते हुए खेत देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मुहर, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है?
जैसे कोई भी स्टैम्प होता है यानी मुहर होता है, तो उसी तरह पशुपति महादेव का मुहर था या मूर्ति जो भी आप कह सकते हैं, उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? इन चारों में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। शेर जो है पशुपति महादेव की मुहर में शेर का जानवर का जो मूर्ति या मुहर जो है उसमें नहीं पाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जैसे शतरंज में जैसे होता है ऐसे शतरंज वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, तो उसी तरह का जो पहले ज़माने में जो खेला जाता था पासा, तो यानी शतरंज की तरह ही होता था, यानी देखने में स्ट्रक्चर जो था शतरंज की तरह ही था। तो यानी किस स्थान से यह देखने को मिलता है कि वहाँ शतरंज की तरह भी खेल खेले जाते थे? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदाड़ो में, या ऑप्शन नंबर डी है लोथल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। आपको याद रखना है लोथल ही एक ऐसा स्थान था जहाँ शतरंज की तरह के खेल जो हैं उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं या दिखते हैं। तो याद रखिएगा लोथल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी। याद रखिएगा दयाराम साहनी का जो फुल नेम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था? दयाराम साहनी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। मैंने बताया था आपको। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, या राखालदास बनर्जी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, या रंगनाथ राव ने? याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1922 ईस्वी में। तो आपको याद हो गया होगा, पीछे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? हड़प्पा का सभ्यता का खोज किसने किया था? और मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, तो आपको नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। और कितने ईस्वी में किया था? 1922 ईस्वी में। और क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे हमें मनोबल होता है और इससे हमें लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ परिणाम निकल रहा है। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, और मेरा अगला वीडियो भी जल्द आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।